बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम का सदिश रूप। सबसे पहली बात तो ये कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम यही तो पढ़ा था हम लोगों ने कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। यही तो कूलाम का नियम था। अब इसी का हमें वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, यानी कि इसका सदिश रूप क्या होता है। देखो मान मान लेते हैं ऐसा, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोई जो ये एक रेफरेंस फ्रेम बना रहे हैं, ये कोई एक रेफरेंस फ्रेम है, ये मान लेते हैं कोई रेफरेंस फ्रेम, और ये कोई दो आवेश रखे हैं। मान लो पहला आवेश है हमारा Q1, कोई आवेश है Q1, और मान लो कुछ दूरी पर इससे एक आवेश और रखा है जिसका नाम है Q2, और ये जो है इसको O पॉइंट यानी कि मूल बिंदु O, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया हमारा O। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्थिति सदिश है Q1 का बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो हम मान लेते हैं बेटा वेक्टर R1। Q1 का बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसको माना हमने वेक्टर R1, और जो Q2 का बिंदु O के जो सापेक्ष स्थिति सदिश है वो है मान लिया वेक्टर R2, ये मान लिया। वेक्टर R1 जो है Q1 का O के सापेक्ष यानी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। स्थिति सदिश जो होता है स्थिति को बताता है कि कहाँ पर है कोई वस्तु, कहाँ रखी है। तो हमारा आवेश यहाँ पर है, इसके सापेक्ष जो है आवेश यहाँ रखा है। ऐसे ये वाला आवेश जो है बेटा इसके सापेक्ष यहाँ रखा है, ठीक है, जिसको हमने वेक्टर R2 नाम दिया। आप मान लेते हैं इनके बीच की कोई डिस्टेंस है, इन दोनों आवेशों के बीच की कोई दूरी है, वो मान लेते हैं स्मॉल r है, ठीक। अच्छा, Q1 का Q1 आवेश की अगर हम Q1 आवेश का स्थिति सदिश निकालें Q2 के सापेक्ष, तो हम मान लेते हैं ये जो स्थिति सदिश बनाया गया है बेटा ऊपर वाला, वो Q1 आवेश का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश है। ऊपर वाला जो एरो लगा हुआ है बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q1 आवेश का स्थिति सदिश Q2 आवेश के सापेक्ष। इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर R12, यानी कि पहले वाले का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, दूसरे वाले के, पहले वाले का स्थिति सदिश दूसरे वाले के सापेक्ष। अब अगर हमें Q2 की स्थिति को देखना हो Q1 के सापेक्ष, अगर हमें Q2 की स्थिति को देखना हो Q1 के सापेक्ष, तो हम मान लेते हैं वो ये है, इसका स्थिति सदिश हम मान लेते हैं बेटा वो ये है, ठीक है। इसका नाम देते हैं वेक्टर R21। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे वाले आवेश का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, पहले वाले आवेश के सापेक्ष। अच्छा, पहली बात। पहली बात ये है कि दोनों ही जो वेक्टर हैं, वेक्टर R12 और वेक्टर R21, अब डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। मैग्नीट्यूड में दोनों का परिमाण समान है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। यानी इसको लिख लेते हैं कि वेक्टर R12 इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर R21 इसका मैग्नीट्यूड वो दोनों ही बेटा इक्वल है। इतनी आसानी में आ गई। अब अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों आवेश जो है निर्वात में रखे हैं या वायु में रखे हैं, और दोनों जो है समान आवेश हैं, तो ये वाला आवेश इस पर बल आरोपित करेगा और ये वाला बल इस पर आरोपित करेगा बल, ठीक है। तो ये Q1 आवेश हम मान लेते हैं कि Q1 आवेश Q2 पर जो बल आरोपित कर रहा है उसका नाम दे देते हैं बेटा, उसका नाम है वेक्टर F21। का मतलब क्या है कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश का, यानी कि दूसरे आवेश पर बल लग रहा है और पहले आवेश के कारण, ठीक इसी प्रकार से इस तरफ निकाल लेते हैं। पहले आवेश पर वेक्टर
एफ पहले आवेश पर दूसरे के कारण। तो फिर से एक बार देख लो, वेक्टर वेक्टर F21 का मतलब क्या है कि दूसरे आवेश पर बल लग रहा है, किसके कारण? पहले आवेश के कारण। और वेक्टर F12 का क्या मतलब है बेटा? कि पहले आवेश पर बल लग रहा है दूसरे आवेश के कारण। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इन सबको लिख लेते हैं। देखो, वेक्टर R1 क्या है बेटा? वेक्टर R1 क्या है? वेक्टर R1 क्या है? मूल बिंदु, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1, Q1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश। और बेटा जो वेक्टर R2 है, वेक्टर R2 है वो क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष, ये वाला वेक्टर R2 मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष Q2, आवेश Q2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है ना, स्थिति सदिश का मतलब पोजीशन वेक्टर। अच्छा, उसके बाद वेक्टर R12 क्या है? वेक्टर R12, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है Q1 आवेश की, Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश, यानी कि आवेश आवेश Q1 का, आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। और बेटा जो वेक्टर R21 है, वेक्टर R21 है वो क्या है कि आवेश, भाई 2 पहले लिखा है, तो आवेश, आवेश Q2 का, आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। देखो, वेक्टर वाला जो चैप्टर है बेटा 11th क्लास में, अगर आप लोगों ने 11th क्लास में अगर ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा। अगर 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए होगे तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, अगली बात बेटा ध्यान से समझना सारे बच्चे। देखो, अगर कोई भी अगर सदिश हो, कोई भी अगर सदिश राशि है बेटा, तो उस सदिश राशि के पास, उस सदिश राशि के पास बेटा दो चीजें होती है। एक तो उस सदिश राशि का परिमाण, भाई सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशि है जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी प्रदर्शित करती है, यानी कि उनके पास परिमाण तो है, परिमाण तो है और साथ में क्या है? दिशा भी है, यानी कि परिमाण और दिशा। सदिश राशि का मतलब है कि परिमाण होगा और साथ में क्या होगी? दिशा होगी। ठीक है ना, परिमाण होगा और दिशा होगी। अगर मान लो अगर हमें यहाँ से दिशा निकालना हो, अगर दिशा कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालेंगे? सदिश और अपॉन में परिमाण, अपॉन में परिमाण। ठीक है, इसको याद रखना इस बात को। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कोई वेक्टर है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, मान लेते हैं कोई वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, तो इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास बेटा क्या क्या होगा? एक तो इसका परिमाण, एक तो इसका परिमाण और साथ में इसका, इसकी दिशा, इसकी दिशा को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। जो भौतिक राशि होती है वो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, इसको एक कैप पढ़ेंगे, एक कैप। ये दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको बोलते हैं बेटा एकांक वेक्टर, एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर बोला जाता है। अगर हमें इस यूनिट वेक्टर को निकालना हो बेटा, तो ए कैप इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर ए और अपॉन में इसी ए का मैग्नीट्यूड, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे निकालेंगे। मान लो कोई दूसरी हो, मान लो, मान लो कोई दूसरी भौतिक राशि जिसका नाम है बी, अगर हमें इसकी दिशा निकालनी है तो क्या करेंगे? इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना हो क्या करेंगे बेटा? वेक्टर बी और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लो वेक्टर R12 है, जैसे मान लो वेक्टर R12 है, अगर हमें इसका एकांक सदिश निकालना है, आर कैप जो है बेटा 12 और ये कैप, R12 और कैप, ये क्या है? वेक्टर, वेक्टर R12 का, वेक्टर R12 का
एकांक सदिश, एकांक सदिश, ठीक है ना। ये इसका बेटा एकांक सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी? वेक्टर आर वन टू, वो आर कैप, आर वन टू कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर वन टू और अपॉन में वेक्टर आर वन टू का बेटा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आर कैप वन टू इज इक्वल टू वेक्टर आर वन टू, और इसका मैग्नीट्यूड है कितना बेटा? स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर है। दोनों ही बराबर है भाई, बीच की डिस्टेंस तो आर ही मानी थी ना, बीच की डिस्टेंस आर ही मानी थी, तो वो हमने मान लिया आर, इसका यूज होगा भी आगे। अच्छा, अगर हमें ठीक इसी प्रकार से आर टू वन कैप अगर निकालना हो तो ये क्या होगा? वेक्टर आर टू वन का एकांक सदिश, का एकांक सदिश, अरे होगा कि नहीं होगा भाई? अरे होगा कि नहीं होगा? एकांक सदिश यानी उसका यूनिट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो कैसे निकालेंगे? आर कैप, आर कैप टू वन, आर कैप टू वन इज इक्वल टू, आर कैप टू वन इज इक्वल टू वेक्टर आर टू वन और वेक्टर आर टू वन का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे बेटा? आर कैप, आर कैप टू वन इज इक्वल टू वेक्टर आर टू वन और अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में लिखी थी वेक्टर आर टू वन इज इक्वल टू आर, मैग्नीट्यूड तो आर है ना, ठीक है ना। चलो, तो ये जो आर कैप वन टू है, आर कैप वन टू है, वो वेक्टर आर वन टू की दिशा को दिखा रहा है इस तरफ, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और जो आर कैप टू वन है वो वेक्टर आर टू वन की दिशा को दिखा रहा है, यानी कि आर कैप वन टू जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में, और जो आर कैप टू वन है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलो, अब कूलाम का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक फॉर्मूला तैयार करा था हम लोगों ने, क्या तैयार करा था कि बेटा F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू, अब ये वाला जो आवेश है Q1 वो Q2 पर इतना फोर्स लगा रहा है, और ये Q2 आवेश है Q1 पर वेक्टर F12 फोर्स लगा रहा है। चलो एक करके सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो से इस वजह से लेकर हमने ऐसा माना कि निर्वात में रखे दोनों, और इनटू में बेटा Q1 Q2, Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस, इसको हमने कितना माना था स्टार्टिंग में? स्मॉल r ही मान लिया था, तो आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अभी सदिश बल जो फोर्स जो होती है, एक्चुअली में फोर्स जो होती है वो सदिश राशि है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब साथ में इसकी दिशा भी तो लिखना पड़ेगी। अब इसकी दिशा को कौन रिप्रेजेंट करेगा? इसकी दिशा के लिए हम लोग किसको लेंगे? आर कैप वन टू को लेंगे या आर कैप टू वन को लेने वाले? किसको लेने वाले भाई? ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये आवेश इस पर इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, तो हम लोग कौन सा क्या कहते हैं लेने वाले इन दोनों में से? आर कैप वन टू, आर कैप, आर कैप वन टू, ये दिशा को दिखा रहा है, आर कैप वन टू। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर न समझ में आएगी तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। वेक्टर एफ वन टू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आर कैप वन टू की बेटा हम लोग वैल्यू निकाल चुके थे ना, ये आर वेक्टर आर वन टू और अपॉन में आर, ठीक है ना। या फिर इसी को लिख सकते हैं बेटा हम लोग, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q1 Q2 और अपॉन में R क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ क्यूब और साथ में वेक्टर R1। एक इक्वेशन ये बनी, हम इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर ए है, अब इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। अब हमें वेक्टर F21 अगर निकालना बेटा तो इसका परिमाण कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, और साथ में बेटा क्या?
इसकी डायरेक्शन की यहाँ की तरफ, इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। अब इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आर कैप टू वन, इसकी डायरेक्शन को आर कैप टू वन रिप्रेजेंट करेगा। तो आर कैप टू वन, आर कैप टू वन। अच्छा, वेक्टर एफ टू वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर, और बेटा इनटू में ये इसकी वैल्यू कितनी निकाली बेटा हम लोगों ने? वेक्टर आर टू वन और अपॉन में स्मॉल आर। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। वेक्टर एफ टू वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? आर क्यूब, ठीक है ना। और ये हो गया वेक्टर आर टू वन, ठीक है ना। उसके बाद इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। ये है इक्वेशन नंबर बी। मान लो तो फर्स्ट और सेकंड मान लो, हमने ए और बी मान ली। तो यही दोनों समीकरण बेटा, यही दोनों समीकरण जो है वो कूलाम के नियम के सदिश रूप को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग समीकरण ए और बी, समीकरण ए और बी कूलाम के नियम का सदिश रूप है, या सदिश रूप को निरूपित करते हैं, सदिश रूप को निरूपित करते हैं, को निरूपित करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अच्छा, वेक्टर R12 और वेक्टर R21 मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। अरे भाई, वेक्टर R12 और इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर R21, इन दोनों का जो बेटा मैग्नीट्यूड वो तो सेम ही है। अच्छा, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो डिफरेंट क्या है? अब डायरेक्शन डिफरेंट है। इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ है और इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों को पता होगी। और हम लोग दोबारा से लिखते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन ए, समीकरण नंबर जो ए बनाया था हम लोगों ने उसको दोबारा से नोट करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो हमने समीकरण बनाया था वो था हमारा वेक्टर एफ 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन आर क्यूब वेक्टर R12। आप पीछे देखना, आपको ये मिल जाएगा, यही इक्वेशन लिखी समीकरण नंबर ए, ठीक है। उसके बाद अच्छा, क्योंकि है क्या, देखो ध्यान से समझना, वेक्टर R12 और वेक्टर R21 दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है, दोनों मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, ठीक है ना। लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा? अपोजिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर जो माइनस का साइन लगा दिया गया। ये माइनस का साइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सीरीज सदिश हैं, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है ना, डायरेक्शन में अपोजिट है। अच्छा, इसकी जगह पर यहाँ पर इसकी जगह पर इसको पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा बेटा? वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन आर क्यूब और साथ में माइनस का वेक्टर R21, ठीक है ना। अच्छा, इस माइनस को बाहर लेकर आओ, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब और वेक्टर R21। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये वैल्यू जो है बेटा, ये वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ये पूरी वैल्यू काय के बराबर है? इसके बराबर है, वेक्टर F21 के। देखो पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू लिखी है, माइनस को हटाओ, माइनस को भूल जाओ, ये जो पूरी वैल्यू है वो ये लिखी हुई है। तो ये काय के बराबर है? वेक्टर F21 के। तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू, इस माइनस को लगाएंगे और इस पूरी जगह क्या लिखेंगे? वेक्टर F21, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा बेटा कि दोनों ही जो बल होते हैं, जो आवेश 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 पर जो बेटा बल लगता है, आवेश पर जो बल लगता है, इन दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है, परिमाण में दोनों बराबर हैं, परिमाण में दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। लेकिन दिशा में दोनों कैसे हैं बेटा? दिशा में अपोजिट है। देखो ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। अच्छा, ये ऐसा रूल नियम कहाँ सुना है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, जब एक वस्तु
जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ठीक उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम कहलाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। क्या मतलब है इसका? अर्थात अतः अतः स्पष्ट है कि कूलाम का नियम कि कूलाम का नियम गति के न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम यानी कि थर्ड लॉ, तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, का पालन करता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।